नमस्कार। अपन यूएनओ के अंगों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले भाग में अपन ने सुरक्षा परिषद, महासभा, न्यास परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद के ऊपर चर्चा करी। आज अपन सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन देखते हैं सचिवालय। सचिवालय जो है वो यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। यानी जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि कोई भी संस्था होती है तो उसमें कुछ उसके स्थायी कर्मचारी भी होते हैं जो उसके प्रशासन को संभालते हैं, तो उसी तरीके से यूएनओ भी जो है वो संयुक्त राष्ट्र ये सचिवालय जो है वो यूएनओ का प्रशासनिक अंग है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि सचिवालय का जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है वो होता है महासचिव, और इसके अलावा उसमें कुछ स्थायी कर्मचारी भी होते हैं जिनकी नियुक्ति की जाती है। महासचिव जो है इसकी नियुक्ति, महासचिव की जो नियुक्ति है वो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा की जाती है। कौन करता है? सुरक्षा परिषद सिफारिश करती है और उसके बाद में महासभा द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और सचिवालय के जो अन्य कर्मचारी होते हैं, जो स्थायी कर्मचारी होते हैं, उनकी नियुक्ति है वो महासचिव द्वारा की जाती है। यानी महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है और किसकी सिफारिश के ऊपर करती है? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। और अन्य जो कर्मचारी है उनकी नियुक्ति की जाती है महासचिव द्वारा। महासचिव का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। यानी हालांकि दोबारा भी उसको चुना जा सकता है। कई महासचिव रहे हैं जिनका 2 कार्यकाल रहा है, 10-10 वर्ष के लिए वो रहे हैं इस पद पर, लेकिन कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष होता है। अब अपन देखते हैं कि महासचिव द्वारा जब अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है या महासभा द्वारा महासचिव की जो नियुक्ति की जाती है, तो ये सदस्य देशों के ही व्यक्ति होते हैं। यूएनओ के जो 193 सदस्य देश है उनमें से ही ये चुने जाते हैं। जब इनकी नियुक्ति की जाती है तब एक तो इनकी योग्यता के ऊपर या ये कितनी कार्य कर सकते हैं, कार्यक्षमता के ऊपर ध्यान रखा जाता है। एक चार्टर के जो यूएनओ का चार्टर है उसमें एक उपबंध ये किया गया है कि जब इन महासचिव और कर्मचारी की नियुक्ति कर दी जाती है तो ये अपने देश या अपने राष्ट्र से किसी प्रकार की कोई आदेश उससे न तो प्राप्त करेंगे, न ही किसी प्रकार का कोई आदेश या अनुदेश है या कोई सलाह है, परामर्श है वो मांगेंगे। यानी अपन ये कह सकते हैं कि ये महासचिव जो अन्य कर्मचारी है नियुक्ति के बाद विश्व नागरिक हो जाते हैं ये, और ये यूएनओ के प्रति ही निष्ठावान बने रहते हैं। ये एक तरीके से यूएनओ के ही कर्मचारी हो जाते हैं। बाकी जो अपना देश होता है उनसे या वहाँ के नियम कानून, वहाँ की गवर्नमेंट से इनका फिर कोई लेना देना नहीं रहता। उसके बाद देखिए अपन देखते हैं कि महासचिव सिर्फ सचिवालय का अध्यक्ष ही नहीं बल्कि यूएनओ का प्रमुख भी होता है। अब यूएनओ जैसा कि अपन ने देखा कि इसका यूएनओ का जो प्रमुख प्रशासनिक अंग है वो सचिवालय है, लेकिन महासचिव सिर्फ प्रशासनिक कार्य नहीं करता बल्कि आवश्यकता पड़ने पर वो सुरक्षा परिषद को ऐसे मामलों की सिफारिश भी कर सकता है जब उसको ऐसा लगता है कि वहाँ पर या किसी क्षेत्रीय जगह पर या किसी देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है, तो उसके लिए वह सुरक्षा परिषद को ऐसी सिफारिश कर सकता है या उसके ध्यान में ये मामला ला सकता है कि आप वहाँ पर उचित कार्यवाही करें। फिर अपन देखते हैं कि यूएनओ के महासचिव ट्रिगवेली जो थे वो यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। प्रथम महासचिव कई बार पूछा जाता है कि यूएनओ के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ट्रिगवेली यूएनओ के प्रथम महासचिव थे। फिर अपन सब महासचिव के बारे में नहीं, जो जिनके पद पर रहते हुए कुछ महत्वपूर्ण या कुछ ऐसी घटना घटी है जो वो चर्चा में रहे हैं। डेग हैमरशोल्ड ऐसे महासचिव रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ये दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थे और वहाँ पर इनकी जो हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फिर अपन देखते हैं कि एशिया महाद्वीप से बनने वाले, जो आपका एशिया महाद्वीप है उससे बनने वाले प्रथम जो महासचिव थे वो थे यू थांट, और ये थे म्यांमार के। किस जगह थे? म्यांमार के थे। तो ये एशिया से बनने वाले प्रथम महासचिव थे। महासचिव जो कोफी अन्नान रहे हैं ये 1997 में बने थे और 2 कार्यकाल इनका रहा था, 2006 तक ये रहे थे। इनका जो कार्यकाल है वो यूएनओ में सुधारों के लिए जाना जाता है। यूएनओ में सुधार प्रस्ताव क्या क्या थे, क्या हो सकते हैं, वो आगे अपन इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए 1945 में जो 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूएनओ की, उसके बाद से लेके अब तक इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है उसका परिस्थितियां हैं वो काफ़ी बदल चुकी है। तो हर देश से ये मांग उठ रही है कि यूएनओ में चाहे सदस्य संख्या को लेके हैं या फिर इसके अंगों को लेकर है, इसके बारे में सुधार होना चाहिए। तो कोफी अन्नान ऐसे महासचिव रहे हैं जिन्होंने यूएनओ में सुधार के लिए कुछ प्रस्ताव पारित किए थे। तो ये सुधारों के लिए जाने जाते हैं।
अब वर्तमान में यूएनओ के महासचिव कौन है? वर्तमान में पुर्तगाल के हैं एंटोनियो गुटेरस। ये जनवरी 17 में चुने गए थे। जनवरी 17 से इनका कार्यकाल शुरू होता है। हालांकि इनका चुनाव है वो अक्टूबर 2016 में कर लिया गया था। पहले ही कार्यकाल की समाप्ति के पहले कर लिया जाता है और ये 5 साल के लिए चुने गए हैं, पुर्तगाल के हैं। अब अपन देखते हैं महासचिव के कार्य। महासचिव के कार्य क्या क्या है। सबसे पहले जैसा कि अपन ने देखा कि प्रशासनिक जो अध्यक्ष होता है वो महासचिव होता है। तो सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व है, प्रशासन का पूर्ण जो उत्तरदायित्व है वो महासचिव का होता है। कितने कर्मचारी कार्य करेंगे, कौन कौन कार्य करेगा, ये पूरा उत्तरदायित्व महासचिव के ऊपर होता है। इसके अलावा यूएनओ की वार्षिक, कि यूएनओ ने संपूर्ण विश्व में क्या क्या कार्य किया है, उसकी उपलब्धियों और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक एक प्रतिवेदन, एक रिपोर्ट तैयार करके महासचिव द्वारा महासभा के सामने रखी जाती है। महासभा के सामने वो रखता है। इसके अलावा किसी क्षेत्र विशेष में विश्व शांति को खतरा पहुंचने वाले मामले पर सुरक्षा परिषद का ध्यान आकर्षित करना, ये महासचिव का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि उसको लगता है कि कहीं विश्व स्तर पर किसी देश में या किसी क्षेत्र विशेष में विश्व शांति या अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा पहुंच सकता है तो इसके लिए सुरक्षा परिषद का वह ध्यान आकर्षित करता है, ताकि सुरक्षा परिषद उसके ऊपर क्या कर सके, कार्यवाही कर सके। अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, ये भी महासचिव का एक महत्वपूर्ण कार्य है। फिर है शांति रक्षा के कार्यों का प्रबंध करना। देखिए, यूएनओ की जो सेनाएं होती है वो सुरक्षा परिषद के माध्यम से किसी देश में यदि वहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है या हनन हो रहा है तो वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सेनाएं तैनात रहती है। तो वो सेनाएं किस प्रकार कार्य करेगी, कौन कौन सी सेनाएं होंगी, कितने सैनिक वहाँ पर जाएंगे, ये शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करने का जो कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जाता है, महासचिव द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, यूएनओ के जितने भी यदि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का कार्य है तो वो भी उसका निर्धारण महासचिव द्वारा किया जाता है। सुरक्षा परिषद द्वारा किए गए फैसले लागू करने के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना, इकट्ठी करना। सुरक्षा परिषद विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जो भी कुछ निर्णय लेती है, डिसीजन लेती है, उन फैसलों को लागू करने के लिए किस प्रकार की परिस्थितियां आवश्यक है, कैसे उसको लागू किया जाएगा, इस बारे में जो सूचनाएं एकत्रित करने का कार्य है वो महासचिव द्वारा किया जाता है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि महासचिव का जो पद है वो यूएनओ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनओ का प्रतिनिधित्व करने का कार्य है वो महासचिव द्वारा ही किया जाता है। अब अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये यूएनओ का एक न्यायिक अंग है। जो कभी कानूनी पर्सन यदि यूएनओ के सामने उपस्थित हो तो उन पर विचार करने का कार्य है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किया जाता है। सुरक्षा परिषद है या फिर यूएनओ की कोई भी अन्य संस्थाएं हैं, ये सब कानूनी प्रश्न यदि इनके सामने कोई उपस्थित होता है तो उस पर न्यायालय से ये क्या ले सकती है, परामर्श ले सकती है कि हमें इसके ऊपर परामर्श दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ये कार्य करता है। यदि कोई देश, मान लीजिए संयुक्त राष्ट्र संघ के यूएनओ के 193 जो सदस्य देश हैं वो तो न्यायालय के समक्ष अपना मुकदमा ला ही सकते हैं, लेकिन कोई अन्य देश जो यूएनओ का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर अपना जो मुकदमा है, जो विवाद है, उसको लाना चाहता है तो ला सकता है। लेकिन इसके लिए जो रूल्स वगैरह है, किस प्रकार के जो नियम है, कैसे वो लाया जाएगा, ये करने का कार्य कौन करता है, महासभा बनाती है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो कब हुई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना है वो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो संविधान है, कैसे ये कार्य करेगा, कौन कौन इसकी बैठकों में भाग ले सकता है, कब इसकी बैठक होगी, कितने इसमें मुकदमे लाए जा सकते हैं, मुकदमों का निर्णय कैसे किया जाएगा, यानी एक इसका जो रूल्स है, संविधान है, वो यूएनओ के चार्टर के 70 अनुच्छेदों में दिया गया है और उसमें इन सारी बातों का उल्लेख किया गया है। अब अपन देखते हैं यूएनओ का जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय अंग है उसका गठन किस प्रकार होता है। इसमें देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं? 15 न्यायाधीश। और इनका चुनाव जो है वो महासभा और सुरक्षा परिषद करती है 9 वर्ष के लिए। यानी इन 15 न्यायाधीशों का जो कार्यकाल है वो कितना होता है? 9 वर्ष होता है। प्रति 3 वर्ष से 1/3 सदस्य हट जाते हैं और उतने सदस्य सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा वापस चुन लिए जाते हैं। 3 वर्ष से 1/3 सदस्य जो है वो
हट जाते हैं और वापस उतने ही चुन लिए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि जो ये 15 न्यायाधीश है ये अपने में से एक सभापति चुनते हैं और एक उप सभापति चुनते हैं। जब इसकी बैठक हो रही होती है तब ये सभापति और उप सभापति जो है उसकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो है वो 3 वर्ष ही होता है। सभापति और उप सभापति का कार्यकाल क्या होता है? 3 वर्ष होता है। अपन देखते हैं कि एक न्यायाधीश का कार्यकाल है वो 9 वर्ष होता है। 3 वर्ष के बाद में सभापति हट जाता है, उप सभापति भी हट जाता है, उसके बाद दूसरे जो व्यक्ति हैं उनको सभापति और उप सभापति चुन लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग है, नीदरलैंड में स्थित है। एक महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि यूएनओ के 6 अंगों में यही एक ऐसा अंग है जो न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है, न्यूयॉर्क के बाहर यानी अमेरिका के शहर से बाहर ये स्थित है। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है वो सदस्य देशों में से की जाती है। नियुक्ति करते वक्त महासभा और जो सुरक्षा परिषद है किन किन बातों का ध्यान रखती है, यानी इसके लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ये व्यक्ति अपने राष्ट्र में विधि वेता के रूप में यानी कानून के विशेषज्ञ के रूप में क्या प्राप्त कर चुके हो, ख्याति प्राप्त कर चुके हो, वहाँ पर भी इनकी अच्छी खासी जो है ख्याति होनी चाहिए। दूसरा ये है कि ये व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञ होने चाहिए, इनको अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में सारी जानकारी जो नॉलेज है वो होनी चाहिए। तीसरी जो योग्यता इनके लिए आवश्यक है वो ये है कि इन न्यायाधीशों का नैतिक चरित्र बहुत ही ऊपर उठा हुआ होना चाहिए, उच्च होना चाहिए, ताकि ये अपने कार्यों का जो पालन है या कोई भी निर्णय इनको लेना है तो उसके ऊपर ये ईमानदारी से कार्य कर सके। इसके अलावा उनमें वे सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो उनके देश की न्यायिक संस्थाओं के उच्च न्यायिक अधिकारियों के लिए आवश्यक है। जैसे मान लीजिए कि अपने यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय के जो जो योग्यताएं निर्धारित की गई न्यायाधीश बनने के लिए, अपने यहाँ से कोई व्यक्ति यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनता है तो उसके पास वो सारी योग्यताएं होनी चाहिए जो अपने यहाँ सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है। अब अपन देखते हैं कि न्यायालय की बैठक कब हो सकती है, कितने सदस्य हैं? 15 सदस्य हैं यानी 15 न्यायाधीश हैं। तो जो गण पूर्ति है बैठक शुरुआत करने के लिए 9 रखी गई है। 9 न्यायाधीश जब सहमत होंगे तभी इसकी जो बैठक है वो बुलाई जा सकती है। न्यायालय के सभी निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं। न्यायालय की जो भाषा है वो 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। देखिए अपन ने देखा था यूएनओ की जो भाषा थी वो 6 भाषाएं थी जिनमें इनका आधिकारिक रूप से कार्य होता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो भाषाएं हैं वो कितनी है? 2 है, अंग्रेजी और फ्रेंच। उसके बाद अपन देखते हैं निर्णय प्रक्रिया, किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो निर्णय प्रक्रिया है वो होती है। सबसे प्रमुख जो बात है कि जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष मुकदमा लाया जाता है उसमें वादी और प्रतिवादी जो पक्ष होते हैं वो हमेशा राष्ट्रीय हो सकते हैं, कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। ऐसे नहीं है कि किसी देश के 2 व्यक्तियों के मध्य कोई बातचीत हो गई या लड़ाई हो गई तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किसी बात को लेकर विवाद हो गया तो लाया जा सकता है, नहीं। उसमें जो वादी और प्रतिवादी जो पक्ष और विपक्ष है वो सिर्फ क्या हो सकता है? राष्ट्रीय हो सकता है। दूसरा इसमें यह है कि न्यायालय के सामने वे विवाद आते हैं जो या तो 2 पक्ष सामने रखना चाहे या फिर या तो 2 देश उसके सामने ऐसा 2 राष्ट्र जो है वो किसी मामले को लाना चाहे, या फिर किसी संधि के अनुसार मामले को यूएनओ की कोई ऐसी संधि हुई है यूएनओ के तत्वाधान में या यूएनओ की देखरेख में जिसके अनुसार उस मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाना जरूरी है, अनिवार्य है, तो ऐसे मामले को भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया जा सकता है। मुकदमे की जो सुनवाई है वो सार्वजनिक रूप से होती है। कैसे होती है? सार्वजनिक रूप से होती है। फिर भी देखिए यहाँ पर ये बात है कि यदि वादी और प्रतिवादी पक्ष और जो विपक्ष है मुकदमे के वो पक्ष यदि चाहे तो बंद कमरे में भी हो सकती है, लेकिन अमूमन इसकी जो सुनवाई है वो सार्वजनिक रूप से होती है। जैसा कि अपन ने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय है वो बहुमत से लिए जाते हैं, लेकिन यदि बहुमत में बराबर मत आ जाते हैं तो बराबर मत आने पे क्या होगा? निर्णय हो नहीं पाएगा। तो उस समय जो सभापति का मत है वो क्या माना जाता है? निर्णायक माना जाता है। सभापति जिस पक्ष की तरफ मत देता है वो डिसीजन लिया जाता है। अब न्यायालय का खर्च कौन देगा? न्यायालय का जो खर्चा है वो कौन देगा? यदि मुकदमे की सुनवाई हुई है, कहाँ बैठक हुई है, तो इसका सारा खर्चा कौन देगा, कितना देगा, इसका जो निर्णय है ये तय करने का कार्य है वो महासभा द्वारा किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 4 भारतीय न्यायाधीश रह चुके हैं। अब तक कितने रह चुके हैं? 4। BN राव, RS पाठक, नगेंद्र सिंह और दलवीर भंडारी।
इनमें से जो नगेंद्र सिंह है ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। जैसा कि अपन ने देखा कि 15 न्यायाधीशों में भी एक सभापति और एक उपसभापति 3-3 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो नगेंद्र सिंह जो है वो मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। दलवीर भंडारी जो है ये वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के नागरिक के रूप में वहाँ पर न्यायाधीश है। एक महत्वपूर्ण बात जो ये है कि दलवीर भंडारी और जो ये नगेंद्र सिंह है ये राजस्थान से हैं। तो टोटल जो है वो 4 भारतीय लोग हैं वो न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार, इसके कार्य क्या क्या ये कार्य करता है। ये उन सभी मामलों पर विचार कर सकता है जिनको संबंधित देश या पक्ष न्यायालय के सम्मुख क्या करना चाहे, प्रस्तुत करना चाहे। यदि कोई देश या राष्ट्र इसके सम्मुख उस मामले को लाना चाहता है तो ये उस पर विचार कर सकता है। उसके अलावा देखिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन समस्त विवादों पर है जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र, संधियां, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित कोई भी यदि मामला है, यदि कोई देश अंतर्राष्ट्रीय संधि का, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा है या फिर कोई सदस्य देश है वो यूएनओ के घोषणा पत्र चार्टर का उल्लंघन कर रहा है, तो उससे संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में लाया जा सकता है। और लाए नहीं, अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है वो उसके ऊपर कार्यवाही भी कर सकता है। राष्ट्रों के बीच में, देशों के बीच में जो भी किसी प्रकार के कानूनी विवाद होते हैं उनको सुलझाने का कार्य भी कौन करता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। इसके अलावा यूएनओ के जितने भी अंग है उसकी एजेंसियां हैं, जैसे यूनिसेफ है, यूनेस्को है, ये सारी एजेंसियां भी कानूनी प्रश्नों पर यदि इनके सामने उपस्थित होते हैं कोई कानूनी प्रश्न किसी विवाद में, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से ये परामर्श ले सकती है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इनको परामर्श दे भी सकता है। तो इस तरीके से अपन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है वो यूएनओ का एक न्यायिक अंग है। कानून से संबंधित, न्याय से संबंधित यदि कोई भी कार्य है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा किए जाते हैं। धन्यवाद।